जो वस्तु के बदले वस्तु लेते थे इसे कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या कहते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली। इंग्लिश में इसे कहते हैं वार्टर सिस्टम। वार्टर सिस्टम, ठीक है, वार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले में वस्तु। लेकिन किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण आज के टाइम पे अगर कोई होगा तो किस में होगा? मुद्रा में होगा। मुद्रा तो होगी ना, करेंसी तो होगी। तो पहली चीज मुझे ये पता चल गई कि अगर कोई वस्तु का मुझे मूल्य निर्धारण करना है, किसी का भी मूल्य देना है, तो हमें उसके लिए सबसे पहले जो निर्धारण होगा वो किसमें होगा? वो होगा मुद्रा में। क्लियर? वस्तु का निर्धारण किसमें होगा? मुद्रा में। अब जो मूल्य निर्धारण है, मूल्य निर्धारण यह एक प्रबंधकीय काम है। क्या है? मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, मैनेजेबल प्रबंधकीय कार्य। कैसे? जैसे देखो, बहुत जटिल काम होता है किसी चीज का। अगर आपको वैल्यू देना है तो बहुत ही वो एक कॉम्प्लेक्स काम है। कैसे? देखो, जैसे कोई एक किसान है, मैं एक बेसिक चीज ले रहा हूं। जैसे कोई एक किसान है, किसान के पास क्या है? इसकी अपनी जमीन है, ठीक है, इसके पास इसकी जमीन। इसने कोई जो है सब्जी लगाई है, किसमें? खेत में, जमीन में, वही सब्जी। तो सब्जी के सबसे पहले उसको लगे बीज, बीज लाएगा। फिर वो है, उसको सिंचाई करनी है, बिजली का कुछ बिल आएगा उसके पास, सिंचाई अगर उसने ट्यूबवेल लगा रखा है। उसने जो है मजदूर लगेंगे, एक बड़ा किसान है, मजदूर लगेंगे उसके में, मजदूरी भी शामिल होगी उसमें, मजदूरी देगा ना। फिर कीटनाशक डालेगा, दवाइयां कीड़े ना लगे, खाद लगाएगा, उर्वरक जिसे कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें वो एक तरह से उसपे लगाएगा, ठीक है। इसको, इन सब का मूल्य होगा, इसे कहते हैं उत्पादक मूल्य। क्या कहते हैं? उत्पादक मूल्य। तो अब फसल पैदा हुई, किसी भी चीज की फसल, फसल पैदा हुई। तो ये फसल, अगर मान लो इसने जो उत्पादन लगाया था, उस उत्पादन, इसने जो उत्पादन लगाया था वो लगाया था मान लो 5,000 रुपए का, ठीक है। 5,000 रुपए इसने खेत में लगाए, इन सब चीजों में 5,000 रुपए इसके खर्च हुए। अब इसकी जो फसल होगी, ये जो लगी है, ये पूरी चीजें, इसको कहेंगे कुल उत्पादन लागत। क्या कहेगा? कुल उत्पादन लागत, इसे कहेंगे कुल उत्पादन लागत। उसने कुल उत्पादन लागत लगाया है। तो मुझे बताओ, अगर वो मूल्य निर्धारण करेगा, उसका मूल्य बनाएगा, तो क्या मूल्य 5,000 रुपए से कम होगा या 5,000 होगा? 5,000 या इससे कम वो मूल्य रखेगा उस चीज का? तो आप लोगों का जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या वो पागल वागल है क्या, जो उसने 5,000 रुपए लगाए और 5,000 में फिर वो बेच दे? तो उसे कुछ तो लाभ चाहिए, है ना। तो मूल्य निर्धारण के लिए जो उसने कुल उत्पादन लागत लगाई है, ठीक है, उसको जोड़कर वो एक अपना, कुछ अपनी तरफ से अमाउंट जोड़ेगा कि मुझे इतना लाभ चाहिए, और इन सब को वो जोड़कर क्या करेगा? मूल्य का निर्धारण करेगा भाई। बिल्कुल सिंपल सी चीज। वो एक अपना भाग जोड़ेगा। वो भाग क्यों जोड़ेगा? क्योंकि उसे अगली बार भी तो उत्पादन करना है, और अगली बार उत्पादन करना है तो, कि कोई आदमी अगर काम करता है तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए मोटिवेशन। मोटिवेशन चाहिए ना। अगर आप 5,000 रुपए लगा रहे हो और बदले में आपको 5,000 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या मोटिवेशन था? फिर तो वो बंद कर देगा, कोई और काम देखेगा। समझ रहे हो? यानी अगर उसने कोई चीज अगर उत्पादित की है,
तो उस वस्तु को उत्पादन करने में, उस वस्तु का उत्पादन करने में जो भी लागत लगेगी, उस लागत में वो कुछ मूल्य ऐड ऑन करके उस वस्तु का क्या करेगा, मूल्य निर्धारित करेगा। यानी अब वस्तु का जो मूल्य होगा वो 5,000 प्लस एक्स कुछ भी हो सकता है, 6,000 हो सकता है, 7,000 रख सकता है, 8,000, वो अपने अकॉर्डिंग वो रखेगा चीज। तो तो क्या बिकेगी उसकी चीजें? अगर भाई 5,000 की चीज है तो क्या वो 5 लाख रुपए रख लेगा? इन्हीं सब चीजों को हम लोग अब देखेंगे कि मूल्य का एकदम से जो मैक्सिमम, जो जैसे आप लोग देखते हैं, आप दुकान पे टी शर्ट लेने जाते हैं तो इस पे एक लिखा रहता है, कुछ भी लेने जाते हैं तो एमआरपी लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अगर किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपए है तो सीधी सी चीज है कि वो 10 रुपए से कम में बनी होगी, तभी तो मिल रही है 10 रुपए में। गॉट इट? कोई वस्तु अगर आपको 10 रुपए में मिल रही है, इसका मतलब उसकी जो लागत मूल्य है, कुल लागत मूल्य, वो 10 रुपए से कम होगा, प्लस उसमें उसका लाभ भी शामिल होगा, तभी तो मिल रही है। अदरवाइज मोटिवेशन नहीं होगा लोगों के अंदर चीजें बनाने के लिए। तो अब देखते हैं कि आखिर मूल्य निर्धारण कैसे होता है। देखो, जो मूल्य निर्धारण होता है उसके दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने से पहले। महत्वपूर्ण जो कारक हैं, मैं कहूं ये कारक किसके हैं? ये है मूल्य निर्धारण के। जो दो चीजें हैं वो अपने दिमाग में रखेगा। पहली चीज उत्पादन लागत, वही चीज कि उसने जो लगाया है उत्पादन करने से पहले, जो खर्च किया और उत्पादन करने तक जो खर्च हुआ है उसको क्या कहेंगे? उत्पादन लागत कहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी उत्पादन लागत। तो क्या कोई चीज, जो वस्तु है, कोई चीज है, उस वस्तु का मूल्य निर्धारण इस लागत, उत्पादन लागत से कम होगा? नहीं। यानी मैं कहूं कि न्यूनतम लागत है, कम से कम जो लागत उसकी आई है, न्यूनतम लागत से कम मूल्य का निर्धारण बिल्कुल नहीं होगा। कम मूल्य का निर्धारण नहीं होगा। वस्तु के मूल्य का निर्धारण जो है, न्यूनतम लागत, मैंने कहा ना, ये इसके जो है लागत 5,000 आई है, तो न्यूनतम लागत कितनी है? 5,000 रुपए। इससे ये क्या है, इससे कम जो है वह अपने वस्तु के मूल्य का निर्धारण नहीं करेगा। दूसरा फैक्टर, दूसरा फैक्टर जो है वो है उपभोक्ता का अधिकतम सुख। उपभोक्ता यानी जो खरीद रहे का मैक्सिमम सुख, अधिकतम सुख किसका? उपभोक्ता। दूसरा उसको यह ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे गुणवत्ता ठीक है उसकी, ये तो नहीं कोई सड़ी गली चीज बना के दे रहे हो, कम दाम में तुम दे रहे हो, कौन लेगा? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं देगा। यानी मैं कहूं, ये तो उसका दिखाई देता है, उत्पादन लागत तो दिखाई देगा ना, जब कोई चीज आपको मिलेगी बाजार में तो वो तो दिखाई देगी ना कि इसमें क्या क्या लगा होगा। एक अपने दिमाग से तो आइडिया लगा सकेंगे आप लोग, बिल्कुल। लेकिन इस गुणवत्ता जैसी चीज को अगर वो मैक्सिमम सुख, उपभोक्ता का जो मैक्सिमम सुख है उसको लेकर जो मूल्य रखेगा, यानी मैं कहूं एक तरह से पहली चीज तो गुणवत्ता, और दूसरा अगर मैं कह दूं संतुष्टि। क्या है? संतुष्टि। किसकी संतुष्टि? उपभोक्ता की संतुष्टि। तो ये जो है, ये गुणवत्ता भी दिखाई दे जाएगी, लेकिन संतुष्टि एक तरह से ये हिडन प्राइस है, हिडन प्राइस है। और ये उसका जो है अधिकतम मूल्य हो सकता है, उसका अधिकतम मूल्य हो सकता है। मैं बता रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन। जैसे जैसे आपने कोई एक चीज बनाई, ठीक है, एक चीज आपने बनाई, एक आपने मान लो एक शर्ट बनाई है, ठीक है, एक शर्ट बनाई है, एक आपने शर्ट बनाई। इस शर्ट का जो प्राइस था आपने रखा 500 रुपए, ठीक है, कोई समस्या नहीं, रख दिया आपने 500 प्राइस।
ठीक है, मैंने उत्पादन लागत और अपना लाभ जोड़कर इसका जो है मैक्सिमम प्राइस एमआरपी जो रख दिया वो रख दिया मैंने 500 रुपए। अब क्या हुआ, लोग आए, लोग आपने जो है बाजार में इसको निकाल दिया शर्ट को। लोगों के पास जब ये पहुंचा, लोगों ने जब इसको देखा शर्ट को, तो कहा कि यार कपड़े से मैं जो है संतुष्ट नहीं, इस कपड़े की कीमत तो यार जो है 400 रुपए देंगे आप, मैक्सिमम कितना देंगे, 400 रुपए देंगे, लेना हो तो लो, ना तो लो, ना लो। तो क्या ऐसी चीज का आप 500 रुपए मूल्य रख देंगे? अगर रख भी देंगे तो चलेगी क्या बाजार में? नहीं चलने वाली, चलने वाली ही नहीं। तो यानी अगर लोग 400 बात कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए इसमें कि मूल्य इसका सब कुछ जोड़ के 400 हो, तभी ये बाजार में बिकेगी, अदरवाइज बिकेगी ही नहीं। लोग उससे क्या होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए इस माल से, इस वस्तु से। तो मैं कहूं कि उपभोक्ता का क्या होना चाहिए, उसमें अधिकतम सुख को इंक्लूड करना चाहिए, मैक्सिमम सुख इंक्लूड होना चाहिए। क्लियर? अब देखें एक चीज, दो चीजें आपने देख ली, और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरी फैक्टर नहीं, एक अलग से फैक्टर है, इसको हम लोग लिखेंगे उपभोक्ता अधिशेष। उपभोक्ता अधिशेष, ये कौन सी नई चीज है? इसको इंग्लिश में कहेंगे कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस। देखो, देखो मैं ऐसे समझाना चाहूंगा इसको। अगर आपने अधिकतम सुख दे दिया, किसी भी लोग जो भी, आपने एक वैल्यू एक कोई वस्तु बनाई है, उस वस्तु का आपने आपने ऐसी वस्तु बनाई है कि लोग उससे बहुत सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। तो क्या है, वो लोगों को अधिकतम क्या दे रही है, अधिकतम सुख दे रही है, अधिकतम सुख दे रही है ना लोगों को। तो डिमांड क्या होगी इसकी, डिमांड हो जाएगी इसकी ज्यादा, नेचुरली डिमांड ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो आप प्राइस क्या कर सकते हैं, अगर ये 500 रुपए की आपने कोई चीज बनाई थी, उसका सब कुछ जोड़ के आपको 500 रुपए लेने चाहिए थे, ये जायज पैसे थे 500, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 500 था, लेकिन वो इतनी पसंद आ रही है लोगों को कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, तो आपने इसको उठा के अगर 700 रुपए में भी बेचेंगे तो ये चीज फटाक से बिक जाएगी, फटाक से बिकेगी, बिल्कुल बिकेगी। जैसे मान लो आपने क्या किया है, आपने एक पानी की बोतल ली, पानी की बोतल बनाई आपने, ठीक है। इस पानी की बोतल का जो प्राइस था वो आपने रखा 20 रुपए, 20 रुपए रखा, बाजार में बिक रही है, सब ले रहे हैं। आपने अगर 15 किया तो शायद ना, मतलब 15 किया तो और ज्यादा बिकेगी, शायद 25 या 30 कर दिया तो बिकेगी नहीं पानी की बोतल, लोग दूसरी जगह से ले लेंगे। लेकिन आपने यही पानी की बोतल बनाई 20 रुपए में और राजस्थान ले गए, रेगिस्तान एरिया में, कहीं भी रेगिस्तान एरिया लिख लो, राजस्थान की जगह आप रेगिस्तान लिख लो, जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, रेगिस्तान में ले गए। अब अगर इसे आप 100 रुपए में भी बेचेंगे तो क्या है, ये बोतल आपकी बिकेगी ही, बिकेगी, बिकेगी। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उपभोक्ता अधिशेष, कंज्यूमर सरप्लस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपको 20 रुपए की बोतल थी, आपने, आपका सब कुछ इसमें फायदा भी इंक्लूड था और जो है उत्पादन लागत भी इसमें थी, सब कुछ 20 रुपए में था। आपने इसको जो बेचा है 40 रुपए में बेचा, कितने रुपए में बेचा, 40 रुपए में बेचा, आपने 40 रुपए में बेच दिया, आपने तो फायदा ही लिया है ना, आपने तो बहुत फायदा लिया। आप 40 छोड़ो ना, आप 20 रुपए में बेच दो, कहां पे, रेगिस्तान में, रेगिस्तान के क्षेत्र में आपने 20 रुपए की बोतल बेची। तो सोचो जरा कि कंज्यूमर सरप्लस, जो आदमी आपको 100 रुपए दे सकता था उस बोतल के बदले में, देने को तैयार है, तैयार है वो, आप उसको कितने में दे रहे हैं, 20 रुपए में। तो कितना आपको, मतलब जो कंज्यूमर सरप्लस इसी को बोलेंगे, जो बच रहा है ना रुपए, आपका ही है ये एक तरह से, अगर आप बढ़ा दें 100 रुपए तो 100 मिलेंगे, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना है, 80 रुपए।
क्योंकि रेगिस्तान में वो बुरी तरह से प्यासा है, बुरी तरह से पानी की कमी है, पानी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन आप 20 रुपए में बेच रहे हैं बॉटल, जबकि वो 80, 100, इवनली और ज्यादा भी देने को वो तैयार। तो जितना ज्यादा देने को तैयार है वो 20 रुपए से, वो आपका क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। उसको बोलते हैं कंज्यूमर